आपकी वेबसाइट की सारी रैंकिंग्स आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं और अगर आपकी वेबसाइट या आर्टिकल गूगल के लिए, सर्च इंजन के लिए तैयार ही नहीं है तो वो कैसे रैंक करेगा। और आजकल बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं आप लोगों के कि हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही या इतने महीने से हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर लेकिन रैंकिंग्स नहीं आ रही। तो मुझे लगा कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक वीडियोस होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि एसेंशियल्स क्या होते हैं और बेसिक चीज़ें जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे, ऑन पेज अच्छी नहीं करेंगे तो वेबसाइट की रैंकिंग के चांसेस कोई नहीं है। तो आज मैं आपको 9 ऐसी प्रूवन टिप्स बताऊंगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी वेबसाइट भी रैंक हो जाएगी। और ये ऐसी टिप्स हैं जिनको गूगल ऑफिशियली रैंकिंग फैक्टर्स कहता है और इन 9 फैक्टर्स को अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपकी वेबसाइट भी रैंक हो जाएगी। आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस आ रहे थे इनबॉक्स के अंदर या ग्रुप के अंदर कि हम इतने महीनों से साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं, कोई सेल नहीं। मुझे फिर उन्हें शुरू से बताना पड़ता है कि ये आपने किया है, ये आपने किया है, ये किया है। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना देते हैं। जो जो चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं शायद आप उनको मिस कर रहे हैं, इसलिए आपको रैंकिंग्स नहीं मिलती। ये बेसिक चीज़ें आपने करनी होती हैं, उसके बाद गूगल आपकी साइट को रिकॉग्नाइज करता है और उसे रैंक करता है सर्च इंजन के अंदर। हो सकता है शुरू में आपको ये बेसिक चीज़ें लगें लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर भी हो सकता है कुछ आपके लिए नया हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अगर इनमें से कोई मिस्टेक आप अपनी साइट के ऊपर कर रहे हैं तो आप उसे अवॉइड करें। नंबर 1, कीवर्ड रिसर्च। अब आप सोच रहे हैं ये तो बेसिक चीज़, जी हाँ बेसिक चीज़ है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च ही अच्छी नहीं होगी तो आपको आगे रैंकिंग्स के चांसेस नहीं है। अब 2 टाइप की हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं बेसिकली। एक में हम ओवरऑल कंपटीशन और बाकी सब कुछ देखते हैं, एक हम काम करते हैं KGR के ऊपर। बड़ी मशहूर और मारूफ एक स्ट्रेटजी है कीवर्ड रिसर्च की जिसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और बिगिनर्स के लिए आइडियल है, मैं भी रिकमेंड करता हूँ। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है ये वाली, जिसको आप देख सकते हैं और कंप्लीटली सीख सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है अपनी साइट के लिए, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। कीवर्ड रिसर्च मेन पार्ट होता है। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास बजट भी नहीं है, आप खुद साइट के ऊपर काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से आप सारा कुछ उसका अफोर्ड कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप कीवर्ड रिसर्च KGR के थ्रू करें ताकि बाद में आपको बैकलिंकिंग ना करनी पड़े और मेन आपके कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएं। और फिर जो आगे मैं ऑन पेज के सारे फैक्टर्स बताने वाला हूँ उनको अगर आप अप्लाई करेंगे तो विदाउट बैकलिंक्स आपकी साइट्स इजीली रैंक हो जाएगी गूगल के अंदर और आपके उन कीवर्ड्स के ऊपर जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2, यूज सब कीवर्ड्स टू गेट मोर ट्रैफिक। अब ये एक बड़ा ही इग्नोर्ड किस्म का फैक्टर है, मतलब आप इसे ध्यान नहीं देते और ये भी ऑन पेज के अंदर ही आती हैं चीजें। अच्छा देखें, एक आर्टिकल के लिए कीवर्ड्स कंपाइल करना ये बहुत अब इजी प्रोसेस है। टूल्स को यूज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है SEMrush, जिसको यूज करते हुए मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ अपनी साइट के लिए। अब सब कीवर्ड क्या होते हैं और क्यों आपको यूज करने चाहिए, आपने देखा होगा मुख्तलिफ साइट्स को अगर आप एनालाइज करते हैं, किसी एक पेज को कर लें उस साइट के, तो उसका वो जो एक स्पेसिफिक पेज है वो हजारों कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है। मतलब सिर्फ ना कि उसका मेन कीवर्ड बल्कि बाकी जो 1100, 1500, 10,000, 20,000 कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी वो एक उसका जो आर्टिकल है वो रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे ये गेम होती है सब कीवर्ड्स की। मतलब जब आप एक टॉपिक के ऊपर कीवर्ड लिख रहे हैं तो आपने उसके सब कीवर्ड्स यानी उस टॉपिक से रिलेटेड मजीद जो कीवर्ड्स हैं जिनमें लोगों की इंटेंट सेम ही है वही चीज देखने की जो आपके मेन कीवर्ड के ऊपर आती है। लेकिन लिखने का बस अंदाज अलग है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जब गूगल कोई चीज क्वेरी करता हूँ तो मेरे लिखने का अंदाज अलग होता है, कोई और करता है तो उसके लिखने का अंदाज अलग होता है। इसलिए बहुत सारी सर्च टर्म्स किसी एक टॉपिक के ऊपर गूगल के अंदर होती हैं, तो आपने उनको भी टारगेट करना है अपने आर्टिकल के अंदर ताकि वो भी रैंक करें और इससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा आती है, क्योंकि हर कीवर्ड से फिर आपको ट्रैफिक आ रही होगी और ओवरऑल जो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है ट्रैफिक की। इस चीज़ को लोग इग्नोर करते हैं, एक ही कीवर्ड पकड़ा और उसके ऊपर पोस्ट लिख दी। ऐसे आपने नहीं करना। कंप्लीट आपने एक टॉपिक और उसके सब कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, एक पूरी लिस्ट बनानी है और उसके ऊपर आपने कंटेंट लिखना है ताकि ज़्यादा टर्म्स के ऊपर आपका आर्टिकल रैंक करे। और ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है जिससे आप बहुत ट्रैफिक ग्रैब कर सकते हैं। नंबर 3, क्रिएट वेल रिसर्च्ड कंटेंट अराउंड दोस कीवर्ड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। मैं रीडेबिलिटी की बात कर रहा हूँ या ओवरऑल आपके कंटेंट स्ट्रक्चर की। क्या आपका कंटेंट वेल रिसर्च्ड होना चाहिए, आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है, कंपटीशन को देखना है उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, उसके बाद आपने उसी को रेप्लिकेट करते हुए उससे अच्छा कंटेंट, उससे बेहतर कंटेंट, उससे यूनिक कंटेंट लिखना है। और बाकी फिर रीडेबिलिटी आपकी थीम और आपकी साइट के लुक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो पैराग्राफ्स हैं वो कितने बड़े बड़े हैं, ये छोटे छोटे हैं, या सब हेडिंग्स आपने कितनी यूज़ की हुई हैं।
आप सब हेडिंग्स यूज़ करें, फिर उसके नीचे सब हेडिंग्स यूज़ करें ताकि कंटेंट को मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड किया जाए। इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है और जो आपका बाउंस रेट है वो कम होता है, यूज़र उसको पढ़ना पसंद करता है। और इसी के अंदर एक चीज़ आती है कि कोई भी अगर टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जैसे हाउ टू कोई कीवर्ड है, तो अब उसके अंदर वो सारी सॉल्यूशंस मिलने चाहिए यूज़र को जो वो सर्च करके आपकी पोस्ट के ऊपर आ रहा है। अगर आपकी पोस्ट के ऊपर वो सर्च करके आ रहा है हाउ टू फिक्स अ स्लो लैपटॉप, अब वो डायरेक्टली फिक्स करना चाहता है अपना लैपटॉप, उसे आपने सोल्यूशन देना डायरेक्ट, ये नहीं कि आपने घुमाना फिराना उसको कि लैपटॉप्स कौन कौन से होते हैं और उसके ब्रांड्स ये होते हैं। लोग अपने आर्टिकल की लेंथ बढ़ाने के लिए इररेलेवेंट चीजें अपने पोस्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, जिससे वो बोर हो जाते हैं और उन्हें वो नहीं मिलता जिसके लिए वो आए हैं आपकी पोस्ट के ऊपर। तो आपने मस्ट उसका सोल्यूशन देना है। छोटा आप टॉप में दें, फिर डिटेल में उसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें और एक अच्छी पोस्ट कंपाइल करके आप उसे पब्लिश करें। ये इसी कैटेगरी के अंदर आता है कि यूजर आपकी ब्लॉग पेज के ऊपर टिकना चाहिए। ये नहीं कि आया और गया, इससे आपकी रैंकिंग्स गूगल डाउन करता है कि इस पेज के ऊपर यकीनन कुछ गलत है जिसकी वजह से लोग वापस जा रहे हैं। नंबर 4, अब आती हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें जिनको हम देखते हैं। यूज डिस्क्रिप्टिव एंड शॉर्ट यूआरएल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। एक सेटिंग होती है वर्डप्रेस के अंदर, अगर आप जाएं और सेटिंग्स के अंदर आप जाएं और उसके बाद परमालिंक्स के अंदर, और परमालिंक्स के अंदर एक सेटिंग होती है पोस्ट नेम, इसको आपने चूज करना है। ये जब आप चूज करते हैं तो जब आप अपनी पोस्ट का कोई भी टाइटल क्रिएट करेंगे तो उसमें से वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उस टाइटल को एज ए यूआरएल, एज ए परमालिंक आपका उस पोस्ट के लिए चूज कर लेगा। उसको आपने ऐसे ही नहीं जाने देना, जैसे बहुत सारे लोगों की पोस्ट होती है aftabhasan.com/1234abcd और उसके बाद पत्नी स्लैश और पत्नी क्या कचरा किस्म का यूआरएल होता है। ये आपने नहीं करना। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो है व्हाट इज वेबसाइट एसईओ। अब ये एक टॉपिक है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, तो माय यूआरएल शुड बी aftabhasan.com/what-is-website SEO। अब ये एक शॉर्ट यूआरएल है, अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्राइब कर रहा है यूजर को कि मेरी इस पोस्ट के अंदर क्या है और मेरा जो मेन टॉपिक है वो मेरे यूआरएल के अंदर आ रहा है और यही मेरा मेन कीवर्ड भी है जो यूआरएल के अंदर आ रहा है। तो ये भी एक ऑन पेज का फैक्टर है कि आपको यूआरएल के अंदर अपना कीवर्ड भी ऐड करना चाहिए, यूआरएल शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो ये एक चीज है, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं और जितना भी उनका बेकार यूआरएल बनता है उसी के साथ पब्लिश कर देते हैं। तो इसको आपने ध्यान में रखना है और यूआरएल को सही से सेट करना है। नंबर 5, अब हमारे आते हैं मेटा टैग्स, जिसके अंदर आपका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और H1 टैग्स जो है वो आते हैं। अब आपने क्या करना है कि अपने टाइटल के अंदर आपने अपना कीवर्ड यूज करना होता है। मेन कीवर्ड जिसको आप उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर टारगेट कर रहे हैं उसको आपने टाइटल के शुरू में यूज करना है। शुरू में कर लें, बिल्कुल शुरू में, तो वो बेस्ट रहता है। अदरवाइज टाइटल के अंदर कहीं भी आ रहा हो तो वो एक अच्छी चीज होती है, ये आपने लाजमी करना है। नंबर 2, एक मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। अगर आप रैंक मैथ यूज करें तो उसके नीचे होता है, यानी जब आप सर्च रिजल्ट्स के लिए अपनी पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको एक बॉक्स मिलता है मेटा डिस्क्रिप्शन का। उसके अंदर आप मेटा डिस्क्रिप्शन देते हैं, शॉर्ट 2-3 लाइनों में आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी पोस्ट किस बारे में है। उसके अंदर भी आपने कीवर्ड यूज करना होता है ताकि गूगल को पता चले कि हम मेन कौन सा टॉपिक टारगेट कर रहे हैं, ताकि उससे उस कीवर्ड के लिए हमें रैंक करने में आसानी हो और वो ये डिसाइड कर सके कि वाकई ये पोस्ट इस टॉपिक के लिए रेलेवेंट है और वो उसको प्रायोरिटी देता है उस टॉपिक के ऊपर। टाइटल के अंदर हो गया आपका कीवर्ड यूज, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर देन आपने अपने H1 टैग्स के अंदर यूज करना, यानी हेडिंग 1 व्हाट इज वेबसाइट SEO। अब ये हमारा एक मेन टॉपिक है, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, फिर नीचे हमारा जो फर्स्ट एक हेडिंग आएगी वो हो सकती है व्हाट इज SEO एग्जैक्टली, मतलब SEO क्या होती है। फिर हम देखेंगे वेबसाइट SEO, फिर उसके बाद टेक्निकल SEO और बाकी ऑफ पेज और बाकी नीचे जो सब हेडिंग्स बनेगी। तो मेन जो हमारी हेडिंग्स होती हैं वो H1 होती हैं। फिर उनके अंदर अगर कोई सब हेडिंग या सब टॉपिक आना है तो फिर उसे हम H2 के अंदर देते हैं। तो मतलब ये है कि आपने अपने H1 के अंदर अपना कीवर्ड जरूर ऐड करना है। 2-3 में कर देंगे, बाकी कुछ जो है मतलब सारी हेडिंग्स में आपने जो पूरा आपका कीवर्ड्स का सेट है वो यूज करना है। किसी में प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लें, किसी में आपका सब कीवर्ड को यूज कर लें। सब कीवर्ड्स और मेन कीवर्ड सब को आपने H1 से और अपनी बाकी सब हेडिंग्स के अंदर यूज करना है। नंबर 6, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और थोड़ा क्रिटिकल भी ये है, क्योंकि क्रिटिकल इसलिए कि अगर आपने गलत इमेजेस यूज कर लिए, बड़े इमेजेस यूज किए तो आपकी वेबसाइट की स्पीड को इफेक्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही तबाह करके रख देता है आपकी वेबसाइट को। तो मेक श्योर टू यूज ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। आपने छोटे साइज के इमेजेस यूज करने हैं, जैसे 1000 पिक्सल्स, 1280 पिक्सल्स, जो आप मुख्तलिफ ब्लॉग्स के ऊपर देखते हैं। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट हो जाती है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और आपने अपने कीवर्ड्स को ऑल्ट एट्रीब्यूट्स में ऐड करना है इमेज के, यानी अगर आप इमेज वर्डप्रेस में कोई ऐड करते हैं और उसके ऊपर क्लिक करते हैं, राइट हैंड साइड में उसकी जो सेटिंग्स होती हैं प्रॉपर्टीज, उसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलता है ऑल्ट एट्रीब्यूट्स का। इसके अंदर आपने अपना कीवर्ड यूज करना है
और कोई भी यूज़ करें मुख्तलिफ इमेजेस के अंदर अपने कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड्स और सब कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है ये आपकी इमेज का, और इससे आपकी इमेज भी मुख्तलिफ क्वेरीज के साथ गूगल के अंदर रैंक होती है और इससे भी आपको ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। नंबर 7, इंटरनल लिंकिंग, जो कि बहुत ही अंडररेटेड फैक्टर है। इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, मुख्तलिफ बिगनर्स, क्योंकि जब वो आर्टिकल पब्लिशिंग स्टार्ट करते हैं अपनी साइट के ऊपर, कंटेंट लिखते हैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर। अब होता क्या है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई और कंटेंट होता ही नहीं है। मतलब अब मैंने फॉर एग्जांपल आज साइट स्टार्ट की है, आज उसके ऊपर फर्स्ट आर्टिकल डाला है, तो और कोई आर्टिकल मेरा है ही नहीं, वही एक इकलौता आर्टिकल है। तो आप किसके साथ इंटरनल लिंकिंग करें? अब आपको कोई नहीं कह रहा कि पहले दिन से ही आप शुरू कर लें, लेकिन जब आपके 5-10 आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं तो उनमें से जो रेलेवेंट होते हैं एक दूसरे से, उनको आपस में आपने इंटरनल लिंक करना होता है। उससे अथॉरिटी भी पास होती है आपके मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर और गूगल को क्रॉल करने में भी आसानी होती है। आपके सारे आर्टिकल्स जल्दी से इंडेक्स हो जाते हैं जो रेलेवेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इंडेक्सिंग में भी ये चीज़ अहम किरदार अदा करती है आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस को इंडेक्स करने में। एंड फाइनली रैंक करने में भी, अगर आपका एक पेज रैंक हो रहा है गूगल के ऊपर और एक पेज आपका रैंक नहीं हो रहा या इंडेक्स ये अभी तक नहीं हुआ, तो उसको अगर आप रैंक्ड पेज के साथ लिंक कर देते हैं तो एक तो रैंक भी जल्दी हो जाता है, उसके बाद उसकी अथॉरिटी इसके पास ट्रांसफर होती है और ये पेज भी आपका रैंकिंग में आना शुरू हो जाता है। तो इंटरनल लिंकिंग रैंकिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नंबर 8, यूज स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि हाउ टू ऐड स्कीमा टू द वर्डप्रेस पोस्ट। ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको बताया कि स्कीमा आप किस तरह से अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। स्कीमा क्या होता है? एक छोटा सा कोड होता है जिसके अंदर आप अपनी पोस्ट की, अपनी ब्लॉग पोस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कोड की शक्ल में और उसको अपने हेडर के अंदर एम्बेड कर देते हैं। अब इससे गूगल को पता चलता है कि इसके पोस्ट के अंदर क्या क्या है और वो उसको आपको फिर फीचर्ड स्निपेट में भी रैंक करता है और मुख्तलिफ जगह पे, तो ये आपको रैंकिंग्स में भी हेल्प देता है और आजकल तो इसकी बड़ी धूम मची हुई है। तो स्कीमा स्ट्रक्चर डेटा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरी वीडियो देखें और उसके अंदर से आप सीख सकते हैं कि आप कैसे अपनी पोस्ट में स्ट्रक्चर डेटा ऐड करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 9, पेज स्पीड। अब ये एक मंझा हुआ गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर है, जिसे गूगल खुद बताता है कि हम पेज स्पीड जिसकी कम होती है उसे कभी भी रैंक नहीं करते। तो अगर आपका कंटेंट जितना भी अच्छा है, पेज स्पीड ख़राब है, 3, 4, 5, 6 सेकंड्स में आपका पेज लोड होता है, तो भूल जाएं रैंकिंग्स को। गूगल आपको हाथ भी नहीं लगाने वाला अगर आपकी जो पेज स्पीड है वो मैक्स 3 सेकंड से ज़्यादा है। आपके पेज की और वेबसाइट की स्पीड 3 सेकंड से कम होनी चाहिए, तभी आपको गूगल प्रायोरिटी देगा और फिर ही आपके बाकी फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे इस फैक्टर की बेस पे। पेज स्पीड ही नहीं है तो फिर पीछे मैंने जो कुछ भी बताया है उसके करने का कोई फायदा नहीं है। तो पेज स्पीड पर मेरी एक अलहदा से वीडियो है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने बनाई है ये वाली, इसको आप देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करें और उसके बाद अच्छी रिसर्च करके कंटेंट लिखें। फिर रैंक नहीं होता तो मुझे पकड़ लें। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे रिसर्च, आपकी ओवरऑल जो कंटेंट इटसेल्फ है वो बहुत मैटर करता है। आप कैसे कंटेंट लिख रहे हैं, कितना यूनिक और कितना अच्छा कंटेंट है आपका। बाकी फिर ये सारे फैक्टर्स मिला के आपकी रैंकिंग्स डिसाइड करता है गूगल और फिर आपको रैंक करता है। मेरा ब्लॉगिंग कोर्स आप देख सकते हैं। अगर आपने ब्लॉगिंग सीखनी है या ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं तो ये मेरा फ्री कोर्स है यूट्यूब के ऊपर। अभी हमारी कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी वेबसाइट learnwithaftab.com। उसके ऊपर मुख्तलिफ कोर्सेज हम ऐड करेंगे जिसमें आपको एनरोलमेंट का मौका मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप डिटेल में कोई भी स्किल्स लर्न कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान में अब बड़ी अच्छी कैंपेन चल पड़ी है ऑनलाइन अर्निंग की और बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं भी अब चाह रहा हूँ कि अपने गियर शिफ्ट किए जाएं और थोड़ा ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हम भी बात करें। हम डिटेल में टॉपिक्स को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको स्किल्स सिखाई जाएं जिससे आप ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग, जल्दी लॉन्च हो जाएगा और फिर मैं अनाउंस कर दूंगा चैनल के ऊपर। फेसबुक ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें हमारे, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, ब्लॉगिंग, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब के बारे में। तो पेज को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपका कोई भी सवाल हो तो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकें। मुझे पर्सनली पूछना है तो इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ डेली वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन हो नहीं पाता यार, क्योंकि और भी कुछ काम होते हैं। तो एक दिन के बाद तो पक्का मेरी वीडियो आ ही जाती है। तो अब मैं कोशिश करूंगा इसी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।